नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपी एंड नेचुरोपैथ कंसल्टेंट एंड काइरोप्रैक्टिक भी। तो कई बार हम बात कर चुके हैं आईबीएस के बारे में। इस कड़ी में आज फिर हमारे साथ एक नए पेशेंट और नए चेहरे के साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर अच्युत कुमार जी, जो जमशेदपुर टाटा के रहने वाले हैं, दिल्ली में कार्यरत थे। 38 साल इनकी उम्र है और कितना ये जूझे हैं आईबीएस से, क्या क्या हुआ है, ये सारा वर्णन अपने शब्दों में बताएंगे शुरू से अंत तक। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपके काम की इसमें मिलेंगी, जो आपको घर बैठे बैठे चीजों को चेंज करके बदलाव करके फायदा मिलेगा। तो हम बात करते हैं अच्युत कुमार जी से। तो अच्युत कुमार जी, आप बताएं शुरू से कि कब से आप इस बीमारी से कितना जूझे, क्या क्या झेला, कैसे कैसे झेला, शुरुआत कैसे हुई और यहाँ कैसे पहुंचे, ये सारा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक 2003 था ये, मैं 12th क्लास में मैंने एंट्री हुई थी मेरी। उसके बाद से मुझे शुरुआती दिनों में क्या है सर, कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हुआ था। तो कॉन्स्टिपेशन जब धीरे आना शुरू हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, टैबलेट्स लेने के बाद ईज हो जाएंगी या कोई भी मैं लैक्सेटिव ले लूँगा तो ये काम आराम से हो जाएगा। पर करेंटली सर होता है कि समय के साथ ये चीज़ें बढ़ती गई, एसिडिटी का प्रकोप आता गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉइंट्स बॉडी में एक, और उसके बाद एट लास्ट सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई, क्योंकि इस समय स्टडीज और जेई के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो माइग्रेन का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। ये सब 12th में चल रहा है? ये सब 12th में चल रहा है। ठीक है। तो पिताजी की सहायता से मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, शुरू में एलोपैथिक डॉक्टर्स, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेद। इंस्टेंट इलाज नहीं मिल पाया था, तो उस साल में किसी भी तरह से मैं 12th अपना क्लियर कर पाया। उसके बाद से जब जेई के लिए फिर जो 1 साल का गैप हुआ था, तो उसमें कम्प्लीटली को ट्यूशन जाना, फिर वहाँ से आकर के पढ़ाई करना, ये मेरे लिए काफ़ी टीडियस जॉब हो गया था, क्योंकि ना मैं वहाँ सही से फोकस कर पाता था और ना यहाँ पे कोई तरह से पढ़ाई कर पाता था। रीज़न ये कि एसिडिटी पूरे बॉडी में ऐसे लग रहा था जकड़ गई थी, और समझ जाइए कि कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं रह गई थी। इस वजह से क्या होता था सर कि टीचर से, अपने फ्रेंड्स से और पेरेंट्स से मैं अच्छे से तालमेल नहीं बना पाता था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली 2006 में, और वहाँ जाने के बाद चीज़ें बैड से वर्स हो गई। बैड से वर्स का फेज ये होता है सर कि मेस का खाना मिलता था और वो सर स्पाइसी होता था। मेरे लिए स्पेसिफिक तो वहाँ कोई बनाने वाला था नहीं, और यहाँ से घर से दूर मैं महाराष्ट्र में था। तो वहाँ का जो फेज ऐसा चला सर कि मिर्च का खाना था, ऐसा खाना था, आपको अगर आपको नाश्ता भी चाहिए तो घर की तरह कुछ मिलता नहीं था, तो लोकल फूड्स वहाँ खाने पड़ते थे, जैसे कि वहाँ आपको वड़ा पाव है, समोसा है, या फिर चीज़ें इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो उससे क्या सर, ये प्रॉब्लम मेरी वहाँ और भी बढ़ गई और एक डिप्रेशन के फेज तक आने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने कंसल्ट किया 1-2 डॉक्टर से। मैं पूछना चाहूंगा, डिप्रेशन वाला जो फेज था वो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ही था? हाँ जी, इंजीनियरिंग था। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पे जब मैं गया तो सर एक मुझे नॉर्मल जो गैस्ट्रो कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेस से ज़्यादा रिलेटेड है, आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। तो उसके बाद सर मैं पिताजी की सहायता से एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी। तो वो दवाई सर मुझे सिलेंड्रा करके दवा थी, तो 2007 से लेकर 2011 तक वो दवा जो है मैंने कंज्यूम की थी। तो वो जो दवा मैंने पूरी तरह से कंज्यूम की, तो शुरुआती सर कुछ समय के लिए मेरा 2nd ईयर तक सब कुछ सही रहा। 3rd ईयर आने के बाद क्या ड्रॉजीनेस अनलिमिटेड हो गया था, मतलब मैं क्लास बंक करके सोने ज़्यादा लगा था, लेथार्जिक था, और जो भी सोशल करिकुलम एक्टिविटीज थी उससे खुद से विड्रॉ करने लगा। ड्राउजीनेस मतलब एकदम आम दैनिक दिनचर्या की भाषा में कहे तो एकदम लस्त पस्त हो जाना, एकदम सुस्त पड़ जाना। सर जैसे कि आप सुबह उठते हैं, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, आप क्या ब्रश किए, जैसे ही आप आए तो फिर रहा कि अभी भी मुझे बहुत थकावट है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो फिर आप 2 घंटा और सोना चाहते हैं। 2 घंटे के बाद में नाश्ता किया, तो नाश्ता का भी जो फीलिंग था कि ये बहुत एग्जॉस्टिव हो गया है। कुछ मैं आयुर्वेदिक में दवा उसके अलावा भी लेता था कि ब्लोटिंग को शांत करने के लिए और ये स्टमक पीस के लिए, वो लेके फिर मुझे नींद आती थे। किसी तरह मैं क्लास करता था और क्लास भी प्रॉपर नहीं हुआ करते थे। तो 2nd ईयर तक तो सर सब कुछ सही चला। 3rd ईयर 4th ईयर इतना खराब था कि फिर मैं आपको बता नहीं सकता। सारी प्रॉब्लम आती गई, कुछ पेपर भी मुझे छोड़ने पड़े, बहुत कुछ हुआ, डिलेड हो गया। इंजीनियरिंग में भी मेरा काफ़ी उस वजह से डिले रहा। और उसके बाद जब मैं ये जो पूरा प्रोसेस है 2013 तक चलता रहा, जब तक मैं वहाँ से क्लियर नहीं हुआ। वहाँ से क्लियर होने के बाद जब मैं जॉब में आया तो ये प्रॉब्लम मुझे बस परेशान कर रही थी। तो हर जॉब जो भी उसके बाद मैंने किया, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल कंसिस्टेंट में किसी भी लाइन में नहीं रह पाया था इस प्रॉब्लम की वजह से। और उस दौरान मुझे क्या हुआ था कि जो दवा मुझे क्या हुआ था, मैंने छोड़ दिया था वो,
आपको जो साइकेट्रिस्ट वाली थी, मैंने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप थायराइड की ट्रीटमेंट लीजिए, तो थायराइड चेक करवा लीजिए। तो मेरा थायराइड निकल गया था सर। तो जब मैंने थायराइड की दवा ली तो मेरा एंटी डिप्रेसेंट है वो फिनिश हो गया उसका कोर्स। अब ये थायराइड की दवा चल रही है, चूरन वूरन चल रहा है, लेकिन बॉडी पूरी शक्तिहीन हो चुकी है। बाइक चलाना जैसे होता है, साइकिल चलाना, कहीं भी लॉन्ग, मतलब मुझे कह दीजिए कि आप 2 किलोमीटर चल के आइए, कुछ यहाँ से वहां समझ, तो ये मुझे लगता था कि दुनिया का बहुत बड़ा काम है, मुझे ये सब काम छोड़ देना चाहिए। आई शुड सेट एट होम, रिलैक्स करूं, बहुत अच्छे से रहूं और कुछ काम ना करूं, ये मेरा एक इंटेंशन हो गया था। तो उसके बदले में क्या हुआ, किसी के कहने पे मैंने प्रोटीन पाउडर है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो 1 महीने में एनर्जी तो उससे वही बहुत आई, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई सर कि जो पेट से जो गंदगी रिलीज होनी चाहिए थी, जो मोशन पास होना चाहिए था, वो होना ही बंद हो गया था। मुझे चोक हो गया था। पाइल्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी कि समझिए कि अब मेरा बैठना मुश्किल हो रहा था। तो किसी तरह से मैंने उसको छोड़ा और उसके बाद मैं तब से इस तलाश में था कि कैसे मैं तब से मैं इसके तलाश में था कि कुछ और दवा मिले कि मैं इससे बाहर आ पाऊं, जो भी मुझे प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक अच्छे आयुर्वेदिक मिले वैद्य, लेकिन उनके केस में क्या है कि अब मैं उस दवा पे पूरी तरह से निर्भर रहने लगा। जब तक वो दवा मैं यूज करता था, कंज्यूम करता था, चीजें सही रहती थी। जब मैं उसको छोड़ दूं 2 या 3 दिन के लिए, फिर से मेरी प्रॉब्लम रीस्टार्ट हो जाती थी। ये अच्छा, इतनी चीजें थी, मतलब ये आपका जर्नी रहा है शुरू से लेके अंत तक, जो आपने अपने पास्ट में इतनी चीजें झेली जी। फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला, मैं ये जानना चाहूंगा। और आप कब आए और कितने दिन बाद आए और कैसे आए? नहीं सर, नॉर्मली क्या है कि अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इंसान हर जगह से पता करते रहता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव डॉक्टर हैं, तो उनका अपना एडवाइस था कि फाइबर ज्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो, ये चीजों करो, धीरे धीरे करके 2-3 साल में चीजें फेड हो जाएंगी। लेकिन अब सर क्या है कि इस वजह से करियर भी काफी सफर कर रहा था। तो इस क्रम में सर क्या हुआ है कि आदमी है वो काफी गूगल है, यूट्यूब हर जगह सर्च कर रहा है। तो यूट्यूब में सर एक वीडियो मुझे दिखा और एक उसमें एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि मैंने भी दिमाग वाली दवाई खाई है 6 से 7 महीनों के लिए। उसके बाद मैं यहाँ आया था, तब जाके मुझे आराम मिला। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हो सकता है अगर इनका ठीक हो सकता है तो मेरा भी कुछ बेहतर हो जाए पहले की तुलना में, एटलीस्ट मतलब कि एक वेलबींग हो, एहसास हो, मुझे वो तो होना शुरू हो जाए। ये बात आ गई। तो आपको, मुझे जहां तक याद है, आपने मुझे कॉल किया था, वो लगभग 8 महीने पहले आपका कॉल आया जी। और उसके बाद 8 महीने आपने चीजों को अपने मैनेज किया, जो भी चीजें थी वो सब कुछ करने के बाद 8 महीने बाद आप हमसे मिलने यहाँ पे आए ट्रीटमेंट के लिए। मुझे आज भी वो दिन याद है, 28 दिसंबर 2023 की वो रात थी। अच्युत जी आए एक सूटकेस के साथ और एक अपना बैकपैक वगैरह लेके, एकदम हाफता हुआ व्यक्ति, जैसे किसी ने 15 साल से इस व्यक्ति को जिंदा दौड़ा रहा है, कुछ खाने को न दिया हो, और एकदम निराश और हताश व्यक्ति। सब कुछ मैंने बैठाया, इनको काम डाउन किया, फिर पानी दिया, पानी वगैरह पीने के बाद मैं इनका डायग्नोस कर रहा था। तो हमारी बातें चल रही थी, बातें होते गई, लगभग आधे घंटे का डायग्नोसिस था। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे बताई जो कि वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल है, हमारे बीच में होनी चाहिए, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। हम दोनों ने आपस में बात की आधे घंटे बाद, फिर भी मन में एक डाउट था, तो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया। बस कहे कि सर किसी तरीके से मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दीजिए। मैं बहुत उम्मीद के साथ इतनी दूर से आपके बारे में देख के आया हूँ। इनके पिताजी का भी कॉल आया, इनके आने से पहले सारी चीजें हुई। अच्छा, तो डायग्नोसिस करने के बाद मैंने पहले दिन इनको ट्रीटमेंट दिया, जो भी सेशन होने चाहिए थे डायग्नोस करके हमने डिसाइड किया कि ये सेशन चलेंगे। अच्युत जी को मैंने पहले दिन का सेशन दे दिया, और ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि वैद्य जी की दवा ले रहे थे, ये सारी चीजें ले रहे थे। तो फर्स्ट डे सेशन के बाद ये रात में भोजन के साथ वो दवा कंज्यूम किए। तो मैं सेकेंड डे जनरली हर पेशेंट से पूछता हूँ कि कैसा रिजल्ट रहा फर्स्ट डे के ट्रीटमेंट के बाद, आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, कुछ अलग महसूस किया? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने तो कल वो दवा ली ही थी, तो मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर इनको उसी टाइम बोला कि आप कोई दवा, एक भी सिंगल मेडिसिन अब नहीं खाएंगे। तो इन्होंने कहा सर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे वैसे, पेट नहीं साफ होता है मेरा, बहुत समस्या है। हम कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं साफ हुआ वो मेरा सिर दर्द है,
आपका सिर दर्द है, यहाँ ट्रीटमेंट लेना और टाइम से भोजन करना, बस इतना सिर दर्द दो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ मेरा। किसी तरीके से इन्होंने बात मेरी मान ली, सुन ली या विश्वास किया। सबसे बड़ी चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के बिलीव किया। एक होता है कि मैंने बोला आपको कि आपको ये नहीं करना है, आपने उस बात को मान लिया, लेकिन मन में कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा है कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये ऐसे तो, लेकिन इन्होंने वो पॉजिटिवली लिया। और अगले दिन के बाद मैं 2 दिन 3 दिन इनसे पूछता रहा तो इनका यही रिस्पॉन्स आता, हाँ सर पेट साफ हो रहा है। मतलब लिटरली इनका जवाब ये था कि सर 15-20 साल के बाद पहला ऐसा दिन गया है आज कि मैं बिना दवा के फ्रेश होने गया हूं। यही बात थी। धीरे धीरे हम चीजों को और बढ़ाते गए, ट्रीटमेंट होता गया। मैं इनको 1 महीने के लिए बुलाया था, मगर चीजें लगी कि नहीं, थोड़ी सी अभी और कमी रह गई है, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें थी, दिक्कतें ज्यादा थी, तो हमने उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया। और ये हैप्पीली उस चीज के लिए एग्री हो गए, एक्सटेंड किया इन्होंने भी, यहाँ रह के ट्रीटमेंट लिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका फेज था बिफोर 28 दिसंबर और आज लगभग हम मान के चलते हैं कि एंड ऑफ मार्च है, तो एंड ऑफ फेब्रुअरी, सॉरी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन 2 महीनों में जो रहा, आपने क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, यही 3 पैरामीटर्स प्लस सोशली, क्योंकि ये एक और पैरामीटर था, मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा इस बारे में, सोशली वाला। तो पहले इनसे 3 पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहूंगा। फिजिकली क्या क्या चेंजेस आपने अपनी बॉडी में महसूस किए? नहीं सर, देखिए मोस्टली पॉइंट क्या था कि स्ट्रेंथ की कमी होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने पे पेन बहुत होता था, और उसके बाद कोई काम कर हाफना बहुत मुझे हो जाता था, बस चलने में हाफना ही लगता था थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल करने पे। तो अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा, रोकूंगा यहाँ। आज के टाइम में, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एज पर आई नो, जितना मैं जान रहा हूँ। कितने किलोमीटर की विदाउट रेस्टिंग आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब बिना ब्रेक लिए हुए मैं 3 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। बिना ब्रेक लिए, बिना हाफे? बिना हाफे। ये 3 किलोमीटर। फिर आते हैं हम लोग फिजिकली के बाद मेंटली। मेंटली जो चीजें थी उसमें आपने क्या क्या डिफरेंस जैसे कि मोस्टली पॉइंट क्या होता है कि सर मेमोरी फेड होता है, और किसी काम के प्रति मैं श्योर नहीं रहता था। ठीक है। तो वो नॉर्मल छोटे काम के लिए, मैं बड़े काम की बात अभी नहीं करूंगा, तो उसमें लेकर एक श्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि पूरी बॉडी में एक ईज रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि मेरा घुटना पकड़ा हुआ है, मेरा पैर पकड़ा हुआ है, पेल्विक में प्रॉब्लम है, चेस्ट में है, या मुझे माइग्रेन होने वाला है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल फैक्टर की। सोशली आप जैसे इस एनवायरनमेंट में रहे, बनारस में आके जो पेशेंट्स थे उनसे मिले और भी लोगों से मिले, तो क्या सोशल बिहेवियर में आपको क्या चेंजेस समझ में आया, और क्या लगा कि ये एक जो एटीट्यूड इस व्यक्ति का या इस पेशेंट का है, स्पेशली मैं बात करूंगा, एक अंकल हैं, उनसे आप मिले तो कैसा आपको एटीट्यूड लगा, कैसा बिहेवियर लगा लोगों से मिलके अलग अलग तरीके से? नहीं, सोशल होना भी एक ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मोस्टली होता है करियर के चक्कर में हम लोग इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि जैसे यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि एक जो नेचुरल तरीका होता है ह्यूमन सर्वाइवल का, जैसे मॉर्निंग में उठना, सुबह में काम कर लेना, इवनिंग और जो नाइट का टाइम होता है फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो भी आप स्पेंड कर सकें, तो इस चीज को फॉलो करना ज्यादा राहत आपको दे सकता है, बशर्ते कि एक आप अनवांटेड शेड्यूल बना लें कि बाद आप सुबह रोज 9 या 10 बजे उठ रहे हैं, फिर लेट नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं 3 बजे रात में सोना, तो ये चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि पूरा डाइजेशन होता है, इससे हार्म होता है। क्योंकि यहाँ आने के बाद दिन में शायद मैं बहुत कम ही सोया हूँ, नॉर्मली मेरा जैसा शेड्यूल है मैं दिन में 2 घंटे सो जाता था। क्योंकि मेरी जो ड्यूटी थी दिल्ली में, वो नाइट शिफ्ट थी नोएडा में, 2 से 11 में मैं काम करता था, तब उस तरह की चीजों को मुझे नहीं करना है। और जो नेचुरल तरीके से ऐसे यहाँ मेरा रूटीन अभी चल रहा है, 10:30 अराउंड मुझे नींद आ जाती है, मैं आराम से बिना किसी को बताए या किसी भी ये किसी के भी बिना हेल्प के 6 to 6:30 के बीच में मैं उठ जा रहा हूँ। इसको भी मुझे इम्प्रूव करके 5 मिनट तक बहुत अच्छा है। अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपकी डाइट की जी, कि डाइट में क्या क्या चीजें हमने रोकी थी, क्या क्या चीजें आपने खाई, और क्या क्या चीजें आपको पसंद थी जो आपने कई सालों के बाद ट्राई किया?
सर एक्चुअली क्या है कि डाइट की जहाँ तक बात है तो स्पेसिफिक मुझे तो ऐसा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा कि ये नहीं खाना है। खाली जैसे कि मार्केट के जो फूड्स होते हैं, ठीक, जैसे कि आप जो मैदा के मोस्टली बने हुए रहते हैं या कुछ भी अच्छे, मतलब कि आजकल लोग स्वीट्स भी बनाते हैं मार्केट में तो अच्छे नहीं होते, उसको तो आपने कहा कि इसको अवॉइड कीजिए, होममेड फूड्स ज्यादा प्रेफर कीजिए। ठीक है, होममेड फूड में भी ऐसा नहीं है कि जो मार्केट के फूड है जैसे डोसा हो गया या ये सब खाना है, आप घर में बना के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन अगर आप वही मार्केट में खाएंगे ना तो वो एक इश्यूज है, एक कह लीजिए ट्रस्ट इश्यूज आता है। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या बना है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। दूसरी चीज, नॉनवेज पूरी तरीके से बनता, ठीक है, दूध दही घी ये सब खिलाया जाता है, सब कुछ खाइए, सब कुछ वो कीजिए। एक स्पेशल पॉइंट जिसपे मैं बात करना चाहूंगा, कई वीडियोस में हमने बात भी की होगी या शायद नहीं किया होगा, वो है अनवांटेड आपका किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी अनचाहे बहस में पार्टिसिपेट करना, भागीदारी करना। अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपको। और ये चीज हमें इनको समझाने में पूरे 2 महीने लगे हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहां पे सभी लोग लॉजिकल है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मतभेद होंगे, लेकिन ये क्या होते थे कि एकदम ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाना, घुस जाते थे कि नहीं हम कहे तो कहीं कह रहे हैं, इसका ये पॉइंट है तो आप कैसे क्यों नहीं मानेंगे। जैसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक्सट्रीमिस्ट, एकदम हम अडिग हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना। तो वो चीजें जो हमने आपकी चेंज कराई, उससे आपने अपने चीजों में या अपने हेल्थ में क्या महसूस किया बदला, और इसके लिए आप लोगों को जो कि इन बीमारियों से या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं सर, मोस्टली क्या होता है कि सोशियो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कंट्री में न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल, हर जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें आते रहती हैं। तो नॉर्मली एक्चुअली क्या ये सारी चीज़ें टेलीकास्ट हो रही हैं, पहले 24 आवर्स में हर दिन हो रही है, हर चीज़ नहीं आ रही है। तो हर चीज़ को लेकर के जो भी हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक व्यू बना लेते हैं, और एक बात ऐसी हो जाती है कि मेरा जो कंक्लूजन है वही सही होना चाहिए और सर्वमान्य होना चाहिए इस चीज पे लोग। लेकिन मैंने जब डिबेट सारी चीजें रियलाइज किया कि लोग इतनी चीजों को इतनी सीरियसली नहीं लेते जितना मैं ले लेता हूँ, और उससे क्या होता है सर कि एक टेंशन भी, जैसे कि इस थेरेपी के दौरान पता चला कि आप कैसे इमोशंस को अपने नर्चर करते हैं, वो भी आपके पेट के वेलबींग का एक हिस्सा है, जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो वो चीज को सर मैंने थरली जो है इसको एक्सेप्ट किया, इसको फॉलो भी किया। और मोस्टली होता है सर कि पूरे 24 घंटे का जो टाइम है उसमें सही टाइम पे उठना, खाना पीना और एक एंजॉयमेंट का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। 24 घंटे आप सिर्फ काम नहीं कर सकते हैं, और फिर फाइनेंस और वेल्थ और ये सारी चीजें नहीं सोच सकते हैं। उसके अलावा भी आपका एक साइड है जिसको एक कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो पॉजिटिव फीडबैक दें, तभी आप जो है आगे बढ़ सकेंगे। और तमाम जो स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, जिसमें कि डाइजेशन, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि उन लोगों को तो पर्सनली पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए जो आपको निगेटिव फीडबैक देते हैं, हर जगह निगेटिव एटीट्यूड के साथ, अरे ये क्यों किए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए, तुम सुंदर नहीं दिख रहे हो। अरे भाई क्या मतलब है इसका, कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप सिंपल अपने अंदर से स्वस्थ रहिए, वो अच्छा होता है। दूसरी चीज, कंपैरिजन वालों से दूरी बनाइए। तुलना से किसी का कभी कोई भला नहीं होता है। हर उंगलियां जब एक बराबर भगवान ने नहीं बनाई तो इंसान भी एक बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप डिस्कस कीजिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, नाभिक को करना, मेटाबॉलिज्म जो भी है डिस्कस है, ये तो हम चीजें काट लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसे कैसे ट्रीट किया। ये सारी चीजें होने के बाद तो इनको बेसिकली जो इनका लेवल था उसको सेंटर मान के सारी चीजें दी गई, प्लस इनकी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो कि ऑलमोस्ट स्लो डाउन हो चुकी थी, उसको रिवाइव किया गया न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, जैसा कि हमारे गुरु लाजपत राय मेहरा जी ने बताया था। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इसके अलावा इनके मेटाबॉलिक चीजों के लिए, थायराइड के लिए, ठीक है, इस पे भी काम किया गया। प्लस
इनकी एनर्जी बूस्टअप हो उसके लिए काम किया गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ाया गया, डाइजेशन बढ़ाया गया, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तीनों पे काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा इनकी नींद अच्छी हो उस पे फोकस किया गया, इनका कुछ विटामिन के हाँ कुछ विटामिन की जो डेफिशिएंसी इनकी बॉडी में थी वीक एब्जॉर्प्शन की वजह से उसको करेक्ट की गई, जिसकी वजह से ये आज पूरी तरीके से फिट महसूस कर रहे हैं और कोई समस्या भी इनको अपने जीवन में महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही। तो हम आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी वीडियो में बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा और बहुत कुछ आपके लिए जो फायदेमंद हो सकता है उठाइए, अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाइए, आपको एक अंतर महसूस होगा। बाकी जो थेरेपी का पार्ट है उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, नंबर वगैरह सब दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक फीडबैक दीजिए, न्यूरोथेरेपी कैसी पद्धति है और क्यों लेना चाहिए, क्या है? अब मैं इनसे बोलूंगा कि ये लास्ट में कंक्लूड करें। लास्ट सब यूनिक है, आप बस उनको अब मैं इनकी राय लेना चाहूंगा कि इनको कैसा अनुभव हुआ सब कुछ। तो जैसे कि न्यूरोथेरेपी मेरे लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो भी यहाँ आकर के। तो चूंकि आप लोग थेरेपिस्ट हैं सर, काफ़ी सालों से यहाँ प्रैक्टिस है, तो यहाँ आने के बाद मेरे अंदर एप्रीहेंशन थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब एलोपैथिक होम्योपैथिक इतना समय ले रहे हैं तो इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में इसको ख़त्म करना या बिल्कुल 90% भी ईज देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब 2 महीने स्पेंड किए तो मोस्टली ये होता है सर कि दिन के समय जैसे मैं कुछ भी खाना खाता था तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ प्रोटीन के अलग से डाइट लेने पड़ते थे ताकि मैं काम कर सकूं। अभी ऐसा है कि नॉर्मल अगर मैं खाना कुछ भी कंज्यूम करता हूं, खाना खाता हूं, तो मुझे लगता है कि उस खाना से मुझे कोई ना कोई ताकत मिल रही है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं हो रही है। दूसरा है सर कि हर प्रॉब्लम ये हर थेरेपी में क्या होता है, हर तरह की जो दवाइयाँ आती हैं उसमें क्या होता है, सबके एक नेगेटिव साइड होते हैं। यहाँ पे सर क्या होता है कि नेगेटिविटी वाला जो पोर्शन है आप बिल्कुल आप उसको दिमाग से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी कहीं से आपको हैम्पर नहीं करेगी, आपको इसका कोई नुकसान शरीर पे देखने को नहीं मिलेगा।